नमस्कार आप सभी को। हम लोग यहाँ पे अभी कमला नेहरू कॉलेज के ऑडिटोरियम में यहाँ पे चल रहा है विमर्श 2025 का वार्षिक कार्यक्रम और हमारे साथ जुड़े हैं अशोक कुमार जी जो कि डीन हैं, वाइस चांसलर हैं DESEU के। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने स्किल की बात की थी अपने वक्तव्य में, तो जो स्किल है आज के यूथ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है और आपने ये भी कहा था कि यूथ ही है जो देश की सबसे बड़ी धरोहर है। तो इस यूथ का देश हित के लिए सोचना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में? ये बहुत आवश्यक है कि यूथ के योगदान पर ही किसी राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित उसी से की जा सकती है और मेरा ये मानना है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति में करने के लिए कई कार्यों को अंजाम देना होता है और हर कार्य को सफलतापूर्वक और सही ढंग से निष्पादित करने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है, स्किल की आवश्यकता होती है। और अगर स्किल में कोई कमी होती है तो कार्य में वो निखार नहीं आ पाता है। तो अगर भारत का भविष्य सुंदर बनाना है तो भारत के लोगों को नए कौशल को अपनाना होगा, उसमें महारत हासिल करनी होगी, निपुणता हासिल करनी होगी। तो चाहे छोटा सा काम ही क्यों ना हो, तो दुनिया में कौशलों की संख्या तो बहुत अधिक है, कई हज़ारों में, और हर कौशल का बराबर महत्व है। और हमें ये भी समझना होगा कि यूथ भी इस बात को स्वीकार करे कि जो अपना स्वप्न है उसको साकार करने के लिए जो भी कौशल उसको चाहिए, उस कौशल को अर्जन करने के लिए पूरा अभ्यास करें। क्योंकि कौशल और सामान्य शिक्षा में अंतर है कि कौशल में जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं देखते हैं, जब तक उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं या आप कहें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं होती है, तब तक कौशल विकसित नहीं होता है। तो कोई एक बार चाय का कप बना भी ले, कप चाय, तो उससे कौशल विकसित नहीं होता है। कई बार चाय बना करके, कुछ प्रयोग करके, उसमें कुछ परिवर्तन करके एक अच्छी चाय का कप बनाने का कौशल भी आप हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात जो यूथ को समझना होगा कि जीवन में सभी का अलग अलग ढंग से, अलग अलग विधाओं से योगदान होता है और सभी कौशल का समान महत्व है। तो कोई भी कौशल हो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। डिग्निटी ऑफ लेबर जैसे कहते हैं, उसी तरह डिग्निटी ऑफ स्किल्स। अगर कोई व्यक्ति अपने काम को बेहतर अंजाम से दे पा रहा है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर कई बार लोगों को कहता हूँ कि जैसे हमारे देश में सेवाओं में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें कौशल के कारण काफ़ी प्रगति हुई है। तो अगर हम देखते हैं कि ब्लिंकिट आपके घर पर 8 मिनट में डिलीवरी पहुंचा पा रहा है, तो इसमें भी कौशल की आवश्यकता है। तो आप देखते हैं कि जैसे ही आपका संदेश मिलता है, वहाँ पर स्टोर पर जो भी व्यक्ति उपलब्ध है वो सामान उठाता है, एक पैकेट में रखता है। बाहर जो एक ड्राइवर है, राइडर है, वो पहले से इंतज़ार में है, उसको जैसे ही मैसेज मिलता है वो पूर्ण समर्पण भाव के साथ वहाँ से चल करके और द्वार तक आपके सामान को पहुँचाता है। तो ये भी एक जो सीखने की चीज़ है कि जितना कार्य के प्रति समर्पण उस डिलीवरी बॉय में है, उतना ही हर क्षेत्र में, हर विकसित, हर बुद्धिमान व्यक्ति में भी होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें समर्पण नहीं है तो डिलीवरी 8 मिनट में सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो हर युवा का राष्ट्र के प्रति एक दायित्व है। यद्यपि क्योंकि कई दिशाएं हैं, कई संभावनाएं हैं, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि एक ही प्रकार से आप राष्ट्र के हित में योगदान कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप योगदान करना चाहें, जिस भी तरह से करना चाहें, तो एक तो अपने आप में विश्वास रखें, कौशल को अर्जित करें और फिर इस बात का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि किसका योगदान अधिक है। मूलतः यह है कि अगर राष्ट्र की पहचान बनती है, भारत एक विकसित राष्ट्र बनता है, भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनता है, तो उसमें सभी का योगदान होगा और सभी के लिए गर्व और विशेष की बात होगी। तो प्राचीन समय में जब हमारे को विश्व गुरु का दर्जा भी प्राप्त था तो किसी एक व्यक्ति विशेष से के कारण भी नहीं हो रहा होगा, वो किसी एक विश्वविद्यालय, चाहे हमारे बड़े विश्वविद्यालय थे तक्षशिला और नालंदा, उसके कारण भी नहीं रहा होगा। वो इस कारण से रहा होगा कि हमारे यहाँ जो भी लोग थे वो एक समर्पित सांस्कृतिक व्यवस्था के तहत अपने पूर्ण समर्पण भाव से और अपना योगदान दे रहे थे। तो अगर मसलिन जो बंगाल में बनती थी या छींट जो साउथ इंडिया में है, तो उनके जो भी कारीगर थे वो कुशल वीर थे, कौशल निपुण थे। हुआ क्या है कि जब अंग्रेज़ों के काल में हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था स्थापित हुई और छात्रों को और युवाओं को भ्रमित किया गया
कि जीवन में रोज़गार पाने के लिए, और रोज़गार का एक ही है कि सरकारी कार्यालय में कोई कार्य होना चाहिए और उससे प्रगति होगी। उन्हें तो इसकी आवश्यकता थी कि उनकी सरकार को चलाने के लिए उनको योग्य कर्मियों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने उसको महत्व दिया। लेकिन अब हमारे युवाओं को ये पहचानना होगा कि सरकारी कार्यालय में कोई रोज़गार प्राप्त करना या किसी कंपनी में रोज़गार प्राप्त करने के ज़रिए ही आप योगदान नहीं कर सकते। किसी भी राह को चुन सकते हैं, उस राह पर जो भी आवश्यक कार्य करना है उसके लिए कौशल हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि भारत में एक नई संस्कृति का उदय हुआ है। लोग नए नए प्रकार के समाधान, नए नए इनोवेशन, रिसर्च के ज़रिए कुछ अपनी सोच के ज़रिए कर रहे हैं। हमें किसी भी गुलामी के बंधन से मुक्त होना है। हमारे पास संभावनाएं अनंत है, हमारे पास युवा शक्ति है। और अंत में आपके इसमें मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में किसी भी कौशल की शेल्फ लाइफ जो है वो 5 वर्ष से 10 वर्ष रहेगी, यानी नई तरीका आ जाता है। तो आज आप जानते नहीं, चाहे खाना बनाने की का कौशल है उसमें भी परिवर्तन हो गया है। जितने प्रकार की चाय 1970 में मिलती होगी उससे कई गुना प्रकार की भिन्न चाय आपको बाज़ार में मिलती है। तो यानी कौशल के क्षेत्र में परिवर्तन तेज़ी से होता है, इसलिए निरंतर सीखते रहने की आवश्यकता है। यानी रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का भी उतना ही महत्व है जितना स्किलिंग का है। और जो नई तकनीक आएगी, नए समाधान आएंगे तो उसको सीखना होगा। तो जब तक हमारे में एक सततता के साथ काम करने का नहीं हो, हम संतोष भाव आ जाए कि हमने अब अध्ययन कर लिया, अब हमें सुख से जीवन यापन करने के लिए मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। संघर्ष जो है वो लंबा होता है। और आने वाले समय में जब उम्र जो है वो 200 वर्ष या उससे भी अधिक हो सकती है विज्ञान और तकनीकी की प्रगति से, तो युवा का जो पीरियड भी है, अभी तो युवा आप 25 साल के आसपास के व्यक्ति को ही कह रहे हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि 25 से 125 वर्ष तक युवा कहा जाए। क्योंकि जब तक आप सक्रिय योगदान दे सकते हैं, जब तक आप नवीन प्रकार का योगदान दे सकते हैं, नवीन प्रकार का कौशल और कलाएँ सीख सकते हैं, तब तक आप युवा हैं, मेरा ये मानना। मैं तो इसलिए अपने आप को भी युवा ही कहता हूँ।